हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो हम लोगों ने कल विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र निकाला था, और आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक, अब विद्युत द्विध्रुव के कारण ही निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं उसको आगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका आज का हम लोगों का टॉपिक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने कल अक्षीय स्थिति देखा था। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या था कि द्विध्रुव के अक्ष पे कोई बिंदु होता था। ठीक है ना। निरक्षीय स्थिति मतलब होता है, इसी को बोलते हैं ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन या अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ को हम लोग बोलते हैं लंबवत स्थिति, यानी कि द्विध्रुव के अक्ष पे न होके उसके लंब समद्विभाजक लंबवत ऊपर की ओर कोई बिंदु होगा, उस पर हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, हम दो आवेश बना दिए यहाँ पे, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, ए बी। मध्य बिंदु क्या है इसका बच्चों? ओ, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती थी उसको हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2l, यानी कि ये भी l और इसकी डिस्टेंस भी l होता है। अब इसके लंबवत स्थिति में, इसीलिए इसे अनुप्रस्थ स्थिति भी बोला जाता है। एग्जाम में आपके आता है अनुप्रस्थ स्थिति में, तो अनुप्रस्थ मतलब होता है लंबवत, और लंबवत आप इसको अनुप्रस्थ अगर बोलेगा तो आप निरक्षीय स्थिति ही लगाएंगे। तो निरक्षीय मतलब जो अक्ष पे ना हो, अक्ष से दूसरे जगह हो, उसी को बोलते हैं निरक्षीय, जो अक्ष पे ना हो। तो यहाँ से हमने मान ला यहाँ पे निरक्ष पे इसके लंब समद्विभाजक पर यहाँ पे कोई बिंदु है P, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और हमको पता है कि बिंदु O से हम 8 दूरी पे मान के लेते हैं, जैसे हमने अच्छी स्थिति में माना था उसी प्रकार से भी हम मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसकी पूरी थ्योरी समझ लीजिए, इसके बाद आपको मैं उसको करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे, फिर एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे उनकी दिशाएं क्या है, और पुनः हम सदिश बीजगणित का उपयोग करके इसको हल करेंगे जैसे हमने उसमें करते थे। बस इतना, इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि यह निरक्षीय स्थिति में है। चलिए देखते हैं, बिंदु P को B से मिला दीजिए और A से मिला दीजिए, इसकी दूरी हो जाएगी A से P की दूरी और B से P की दूरी, उसमें अक्ष पे होता था अक्षीय स्थिति में। ठीक है, जब ये L है और ये R है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये लंब है। माना कि ये है थीटा एंगल, तो ये भी थीटा का एंगल है। AR AL लंब आधार, तो कर्ण है, तो कर्ण को आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, R² प्लस L²। सेम ये भी हो जाएगा R² प्लस L² अंडर रूट में। डिस्टेंस यहाँ तक हमको कंफर्म हो गया कि ये ऐसे ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिंदु P पर हम किसी कल्पना करते हैं, एकांक धन आवेश की कल्पना करते हैं, या उसी को बोलते हैं हम लोग परीक्षण आवेश। तो मान लेते हैं कि यहाँ परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, यानी एकांक धन आवेश वहाँ पे स्थित है। परीक्षण आवेश इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसको परीक्षण एक्सपेरिमेंट के लिए हम उसका उपयोग करते हैं और उसका परिमाण हमेशा 1 होता है। प्लस क्यों आवेश कारण जब P पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, तो ये भी प्लस, तो दिशा क्या होगा बच्चों बताइए?
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, E1। ठीक है ना, ठीक है, इसको निकालेंगे हम लोग E1। अब माइनस की आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो ये माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दिशा इसकी, ये हो जाएगी इसकी दिशा क्या, ये हो जाएगा आपका E2। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका E2। अब देखो बच्चों, बिंदु P पर हमको परिणामी क्षेत्र निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो दिशाएं तो इसकी अलग अलग हैं, दिशाएं इसकी अलग अलग हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सदिश बीजगणित का उपयोग करना पड़ेगा। और उसके लिए हम विद्युत क्षेत्र E1 को और विद्युत क्षेत्र E2 को दो घटकों में डिवाइड करेंगे। सदिश का नियम है, दो घटकों में डिवाइड करेंगे। इसका दो घटक, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे, अगर ये थीटा है तो अगर हम इसके समानांतर रेखाएं से खींचें इस लाइन के, ये थीटा है तो ये थीटा होगा एकांतर कोण से, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखिए पैरेलल लाइनें हैं, तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, अगर ये थीटा है तो ये बेस हुआ, और यहाँ पे अगर हम ऐसे लंब डाल दें, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये लंब डाल दें, तो पर ये लंब डालें, ये कर्ण है, ये लंब है, तो अगर लंब निकालना हुआ अपने को तो साइन थीटा लगाएंगे, और आधार निकालना हुआ तो कॉस थीटा लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए E1 का लंबवत घटक ऊपर की ओर, E1 साइन थीटा, E1 का क्षैतिज घटक, इसको रुकिए अभी रहने दीजिए, E1 का क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 cos थीटा। ये हो गया, E1 के लिए दो घटक हो गए, E1 साइन थीटा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है अगर, तो अगर हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे, देखिए बच्चों, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, इसीलिए इसको हम लोग लिए हैं साइन। लंब मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब के लिए हमेशा हम लोग साइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक इसी प्रकार से अब E2 को दो घटकों में बांटेंगे, तो E2 का लंबवत घटक हो जाएगा ये वाला E2 साइन थीटा, और इसी का E2 का जो क्षैतिज घटक हो जाएगा वो भी इधर ही आएगा, तो हो जाएगा E2 cos थीटा, क्योंकि ये भी इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। यहाँ भी देखिए इस प्रकार से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया दोनों के लिए। बात समझ में आ गई पूरी कि नहीं आ रही है? चित्र समझ में आ रहा है ना सबको? ये E2 है, ये E1 है, दोनों घटक हो गया, E1 का E1 साइन थीटा और E1 cos थीटा, E2 का E2 साइन थीटा, E2 cos थीटा। अब इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि इसके दोनों के लंबवत घटक जो हैं, E1 के लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 के लंबवत घटक E2 साइन थीटा एक दूसरे से बराबर और विपरीत हैं, एक दूसरे से बराबर और विपरीत हैं, और E1 E2 भी बराबर होते हैं। अभी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम देखते हैं कि परिमाण में बराबर विपरीत दो अगर सदिश हैं तो आपस में समाप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे, और इसके क्षैतिज घटक एक ही दिशा में हो जाएंगे। देखिए इसके क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो E= हो जाएगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ ये वाला, ताकि आपको चित्र और अच्छे समझ में आए। क्योंकि अच्छे समझ में वो दिख रहा है ना, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बना दिया था। अब देखिए ये था आपका E2 और ये है E1, ये है E1 cos थीटा, ये वाला E1 cos थीटा और ये वाला E2 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इसके लंबवत घटक E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को समाप्त कर देंगे।
अब बचेगा क्या, बिंदु P पर ये दोनों बचेंगे और यही परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। लिख लीजिए इससे वैसे ही दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू है प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, अब सेम उसी प्रकार से निकालते हैं। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 जो हमने निकाला था यहाँ पे। ठीक है, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही फार्मूला 1/4πε0 के क्यू बटे दूरी कितनी है B से P की, BP स्क्वायर, BP स्क्वायर। दिशा क्या हो जाएगा बच्चों इसका, देखिए B से P की ओर, तो B से P की ओर। तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग 1/4πε, यहाँ पे मेंशन कर देंगे थोड़ा सा, जहाँ के माध्यम का परावर्तनांक है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 के इंटू क्यू, BP कितना है R² प्लस L² का होल स्क्वायर। या इसी को लिख सकते हैं क्या हम लोग, अंडर रूट को हटा देंगे तो हो जाएगा कितना 1/4πε0 के इंटू Q/R² प्लस L², ये हो जाएगा E1, इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब ठीक इसी प्रकार से देखिए बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण भी दूरी उतनी ही है, दूरी उतनी ही है P से, तो P बिंदु पर इसके लिए भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो यही सेम होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू K इंटू Q/R² प्लस L², समीकरण 2। ये है आपका चित्र। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ से ऐसे है। अब आगे देखिए, हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में E1 और समीकरण 2 में E2 बराबर है परिमाण में। देखिए दोनों सूत्र सेम ऐसे आ रहे हैं क्योंकि सेम दूरी पे हैं। अब इस कंडीशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब बिंदु P, चूँकि E1 और E2 बराबर हैं, अतः बिंदु P पर जो हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है उसको E1 और E2 को क्या करेंगे, दो घटकों में बांटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूँकि E1 व E2 के मान बराबर हैं, अतः यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी आएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या किए थे हम लोग, E1 और E2 दोनों को दो घटकों में बांटते हैं। तो यहाँ लिखेंगे E1 व E2 को लंबवत व क्षैतिज घटकों में वियोजित करते हैं, वियोजित करते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों लंबवत घटक कौन कौन से हैं, E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाते हैं, तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा ये थियोरी आपको इतना लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं लिखे हैं, जो है उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब कि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है। तो यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू, ये जो आपका आया है, जो मैंने आपको बताया था, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 3। और समीकरण 1 में भी यही आया था और समीकरण 2 में भी यही आया था। तो 1, 2 व 3 से समीकरण 1, 2 व 3 से, मतलब कि E1 और E2 का मान 1 और 2 से 3 में रख देंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू, E1 का मान कितना था बच्चों, 1/4πε0 K इंटू Q/R² प्लस L², और यहाँ पे कितना है cos थीटा। सेम ऐसे ही हो जाएगा इसका भी, 1/4πε0 K Q/R² प्लस L² और cos थीटा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, क्यों, ये भी कॉमन है और cos थीटा भी कॉमन है। कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, दोनों बराबर है। दोनों में क्या है,
दोनों बराबर हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 2 इंटू 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। cos थीटा का मान निकालना है अपने को। यहाँ पे मान लीजिए ये थीटा है और ये आधार है और ये लंब है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज POB में cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है L बटे कर्ण क्या है r² प्लस L², तो L बटे हो जाएगा r² प्लस L² का अंडर रूट। ठीक है, तो ये cos थीटा का मान इसमें रख दीजिए, अतः E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू 2 तो है ही, तो यहाँ पे लिखो 2Q² प्लस L² इंटू cos थीटा का मान कितना है L/r² प्लस अंडर रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/2 पावर में, और यहाँ पे कितना है पावर, यहाँ पे 1 है। अब देखिए आधार दोनों का समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या लिख सकते हैं इसी को बच्चों 1/4πε0 के Q यहाँ पे है ही, तो Q इंटू 2 इंटू L तो हो जाएगा 2L अपान r² प्लस L², घातें जुड़ जाएंगी 1 और 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इधर का मैं मिटा दूं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे Q इंटू 2L इक्वल टू P लिख सकते हैं, और E इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/4πε0 इंटू K, और यहाँ पे हो जाएगा P/r² प्लस L² की घाते 3/2। ठीक है, चूँकि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम जैसे देखे हैं कि R जो है R का मान जो है बहुत बड़ा है और L का मान क्या होता है बहुत छोटा होता है, कल मैंने बताया था ना। सेम उसी प्रकार से तो हम ऐसा कर सकते हैं, चूँकि R का मान L से बहुत बड़ा है, अतः ऐसा लिख देते हैं r² की तुलना में L² की उपेक्षा करने पर, तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू P, L की उपेक्षा कर देंगे तो हो जाएगा r² की पावर 3/2, 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या 1/4πε0 K इंटू P/r की घाते 3। ये आ गया आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलाम। या ये देख लेंगे हवा या निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 होता है, मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू K का मान हो जाएगा 1/4πε0 P/r³। ठीक है ना, ठीक, ये क्लियर हो गया आपका। ये है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। ये आपका यहाँ पे मेन थ्योरी है बच्चों। अगर यहाँ पे
समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा से इसको बता दूंगा अलग से डायग्राम बना के। हालांकि समझ में आपको आ जाएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, तो मैं उसको अगले वीडियो में उसको डायग्राम ही अलग से समझा दूंगा आपको कि किस प्रकार से कैसे वो विभाजित होता है दो घटकों में। ठीक है ना, उसी में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत जाता है, लेकिन अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसको आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और छोटा सा बता देते हैं बच्चों आपको इसी में कि तुलना करना किसका, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का। देखिए छोटा सा देख लेते हैं। देखिए r दूरी पे बिंदु P हमने अक्षीय स्थिति में भी लिया था और r दूरी निरक्षीय स्थिति में भी हमने एक बिंदु P लिया है, और दोनों के लिए हम लोग तुलना करते हैं कि विद्युत क्षेत्र किस में ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं अक्षीय व निरक्षीय स्थिति की तुलना। तो अक्षीय स्थिति में क्या था भैया बताइए? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कितना है, E1 इक्वल टू आया था 1/4πε0 इंटू, यहाँ पे था 2p/r3। एवं निरक्षीय के लिए कितना आया है, निरक्षीय स्थिति में कितना आया विद्युत क्षेत्र, लिख ही देते हैं चलिए। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं क्या है E2, तो कितना आया है 1/4πε0 और p/r3। दोनों का तुलना कर दीजिए, मतलब तुलना मतलब समीकरण 1 और 2 का भाग दे दीजिए तो तुलना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, E1/E2। सब देखिए ये सेम है, बचेगा कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, बाकी कट जाएंगे, निकाल लेंगे ना, 2 बचेगा या बाकी कट जाएगा। तो कितना आया यहाँ पे देखिए E1 इक्वल टू 2E2। इसका मतलब ये है कि E1 जो है अक्षीय स्थिति का था, तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का 2 गुना होता है, यानी कि E1 ज़्यादा प्रबल होता है, E2 के 2 गुना प्रबल होता है वो। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका निरक्षीय स्थिति और दोनों का तुलना। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आगे सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।